सारे प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। अब जब तक मुख्यमंत्री के संदर्भ में चेहरे सामने नहीं आ जाते, चुनावी चर्चा का दौर चालू है। अब चुनावी चर्चा में करें क्या? तो भाई तमाम दल या तो जीत पर चर्चा कर रहे हैं या हार पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम हार पर चर्चा करेंगे। इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ देर पहले कांग्रेस ने भी दिल्ली में बैठकर हार पर चर्चा की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, प्रचंड बहुमत की सरकार थी और दावा यह था कि सरकार बरकरार रहेगी। परिणाम आया तो हार गए और बुरी तरीके से ही हार गए। 68 सीटें 2018 में जीतने वाली कांग्रेस पार्टी, जो इस बार 75 पार का नारा दे रही थी, 35 सीटों पर सिमट गई। बार बार उपाध उड़ाती थी पिछली बार का कि भाजपा ने कहा था अब की बार 65 पार। तब हम बार बार सवाल करते हैं, भाई 65 पार करने वालों का हाल 15 सीटों पर सिमट जाने के रूप में हुआ। अब आप 75 करने लगे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? बोलते थे अरे आपको पता नहीं है, सब कुछ ठीक है। पर ठीक के बीच में ठीक ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक सीटें जीतने में सफल हुई, 54 सीटों के रूप में। वही कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर आकर ठहर गई। आज दिल्ली में बैठने वालों में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी भी थे, शैलजा भी थी, अजय माकन भी थे, टी एस सिंहदेव थे, चरणदास महंत थे और इन सबके बीच में भूपेश बघेल थे। बैठक के बाद में जब कैमरे के सामने आए तो कैमरे के सामने केवल शैलजा बोली और इस बात पर संतोष जताया कि देखो भाई, हम 5 साल सत्ता में रहे, फिर भी हमारा वोट बैंक वैसे का वैसा बचा रह गया। ये कोई छोटी बात नहीं है और भले ही हम विधानसभा चुनाव हार गए, लोकसभा चुनाव हम प्रचंड जीत के रूप में दर्ज कराएंगे। तो आज हम इस पर ही बात करेंगे। दिल्ली में भले ही नहीं बताया क्यों हारे, हम यहां पर तो समझे क्यों हारे। हमें समझाने के लिए इस चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उतरने में सफल रहे शैलेश नितिन त्रिवेदी भी हैं। पर जब पार्टी हार गई तो शैलेश नितिन त्रिवेदी भी उस जीत के अंतर्गत शामिल नहीं हो पाए जो 35 लोगों के नाम है। हमारे साथ में केदार कश्यप जी हैं, जीत चुके हैं, अगली भूमिका की प्रतीक्षा में है। कौन ज्यादा परेशान है समझना मुश्किल है। शैलेश नितिन त्रिवेदी ज्यादा परेशान है या केदार जी ज्यादा परेशान है? पर हम चर्चा को विस्तार दें उससे पहले 3 बयान सुनते हैं। बारी बारी से ये बयान और उसके बाद में शैलेश नितिन त्रिवेदी जी से चर्चा की शुरुआत। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कोर कमेटी के जो मेंबर हैं उनके साथ बैठा था। हार की प्रमुख वजह क्या थी? तो समीक्षा होगी तब पता चलेगा ना। आप अपने यहाँ पे अब मैंने पहले कहा है, हार जनता ने जो जनादेश दिया है हमको स्वीकार है। हमारी भरोसे की सरकार रही, हमने लोगों का भरोसा भी जीता। चुनाव हम हारे, सरकार हम नहीं बना पाए, हम निराश तो हुए हैं लेकिन हताश नहीं हुए। कारण कई हैं, उनकी हम डिटेल में समीक्षा कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, सभी साथियों ने विश्वास दिलाया है कि हम आगे मिलकर से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। तो कोई एक ऐसी बात नहीं है पैटर्न की बिल्कुल एक तरफा कोई चुनाव हुआ हो, ये कहीं देखने में नहीं आ रहा। आप ये मत समझ लीजिए कि ये चुनाव खत्म हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया। जिम्मेदारी है, मैं जिस विधानसभा से नहीं जीत सका, पार्टी ने मेरे को जवाबदेही दी थी, उसके साथ अन्य जवाबदेहियां थी, वहां अगर मैं डिलीवर नहीं कर पाया तो मेरी जिम्मेदारियां हैं। साथ में मिलकर हम लोगों ने चुनाव में प्रबंधन करके लड़ने का निर्णय लिया था, हम सबकी जिम्मेदारियां और सबने उस नाते स्वीकार किया है। बात आगे जाने की, यहां से सीख लेके वोट शेयर हमारा लगभग मेंटेन हुआ, उसका संतोष हो सकता है, लेकिन हम जीत नहीं सके उस वोट शेयर को मेंटेन करके भी। तो कहां गैप आ रहा है, सामने वाला प्रबंधन कैसा कर रहा है, हम कैसा कर रहे हैं, दोनों चीज की समीक्षा करके हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या कमाल की बात कही ना शैलजा जी ने, हम निराश तो जरूर हैं पर हताश नहीं है। तो शैलेश जी बताओ ना, हताश कब होते हैं? भाई आप पिछली बार 68 सीटें जीते, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ तो 11 में 9 हार गए, तब भी आप निराश हुए, हताश नहीं हुए। इस बार आप 75 पार जीत रहे थे, 35 पर सिमट कर रह गए, तो भी आप निराश हैं और हताश नहीं हैं। ये आप तो अमित शाह जी पर जुमला जुमला कहते थे, ये जुमले आप कहां से ला रहे हैं? हमारी बड़ी हार हुई है, हमारी बड़ी विफलता है। 75 सीटें जीतने की कोशिशों के बावजूद हमें 35 में सफलता मिली, अर्थात लक्ष्य से 40 सीटें कम। अमित शाह जी 50 कम लाए थे, हम 40 कम लाए। इससे स्पष्ट है
कि हमने जो लक्ष्य रखा था वो बड़ा था, महत्वाकांक्षी था, लेकिन उस लक्ष्य को सब्सटेंशिएट करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी होना था उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है। और उस कमी पर हमारा पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व नेताओं से बात कर रहा है। आज बैठक हुई है, हो सकता है आगे चल के 1-to-1 बातचीत भी हो, और जब बातचीत होगी तो चीज़ें भी निकल के सामने आएंगी। मेरा यह मानना है कि जो जनादेश आया है, जिस प्रकार से कुछ जिले एक तरफा भाजपा के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए और कुछ जिले एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए, सरगुजा, सूरजपुर, रामानुजगंज, बेमेतरा, रायपुर जैसे जिलों में भाजपा को 100% जनादेश मिला। वहीं जांजगीर और बलौदाबाजार इसलिए कहूंगा कि बलौदाबाजार विधानसभा का बलौदाबाजार वाला हिस्सा, बालोद, सुकमा ऐसे जिले रहे जहां 100% जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आया है। तो ये जिलावार जनादेश का क्या अर्थ है, इसको भी समझने की चेष्टा की जा रही है। अभी समीक्षा जारी है, समीक्षा पूरी होने के बाद निश्चित रूप से हमारा ये बताओ शैलेंद्र जी, किसकी समझ में संकट है? आपके राष्ट्रीय नेतृत्व की समझ पर संकट है, आपकी समझ पर संकट है, या जिनका टिकट काट दिया था बृहस्पति सिंह उनकी समझ का संकट है? वो बृहस्पति सिंह ने बताया 20 लोगों की टिकट काटी, आप लोगों ने उनको निपटाया, उन्होंने बाकी सबको निपटाया। उन्होंने ये भी बताया कि शैलजा जी ने टी.एस. सिंहदेव को हीरो बनाने की कोशिश की और कुल मिला के सारे निपट गए। क्या कहते हैं, भाजपा को ज़्यादा निपटाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, तसल्ली से कांग्रेसियों को निपटा दिया। बृहस्पति सिंह का ज्ञान है। मैं इस बात से सहमत नहीं जी। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। मैं चंद नेताओं की बात नहीं करता जी, लेकिन कार्यकर्ताओं की ईमानदारी में, मेहनत में कहीं कोई कमी थी ऐसा मैं नहीं मानता। और ये सिर्फ चुनाव की हार नहीं है जी, ये छत्तीसगढ़ के किसानों की भी हार है, ये गरीबों की, महिलाओं की भी हार है। इतनी बड़ी हार निश्चित रूप से हजम तो नहीं हो रही है जी, इसे बर्दाश्त कर पाना संभव नहीं है जी। इसकी पीड़ा बहुत ज्यादा है। उस पीड़ा में यदि कोई असंतुलित और अमर्यादित बात कह रहा है तो इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तथ्यों पे बातचीत अगर की जाए तो तथ्य इस ओर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जनादेश ही है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं कुछ बड़ा विरोधाभास है शैलेंद्र त्रिवेदी। अभी हमने बाइट सुनवाई सम्माननीय कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की, उन्होंने कहा ये जनादेश है, हमें ये जनादेश स्वीकार है, और शैलेंद्र त्रिवेदी स्टूडियो में बैठकर बोल रहे हैं ये जनादेश नहीं है, यह संदेह के दायरे में है। कौन सही, शैलेंद्र त्रिवेदी या भूपेश बघेल? भूपेश बघेल जी तो अभी निवर्तमान मुख्यमंत्री भी नहीं है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री। अभी से आप असहमत हो गए उनसे? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी गलत नहीं हो सकते, भूपेश बघेल जी नहीं गलत हो सकते, वे हमारे नेता हैं। लेकिन जब मैं आपके स्टूडियो में चर्चा के लिए बैठा हूं तो जो मेरे अंदर भावनाएं हैं उन्हें मैं व्यक्त कर रहा हूं। इसे उनसे असहमति या मुख्यमंत्री पद में उनके रहने और न रहने से न जोड़कर इसे एक आपके अतिथि वक्ता की भावनाओं के रूप में जब समझा जाए तो ज्यादा बेहतर हो। मैं आपकी भावनाओं को समझकर ही तो बात कर रहा था, शायद केदार कश्यप जी ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सके। केदार जी, किसकी भावनाओं के साथ में रहना चाहते हैं आप? माननीय कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की भावनाओं के साथ रहना चाहते हैं, या शैलेश जी की पीड़ा के साथ खड़ा होना चाहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी आपने, ये जनादेश नहीं है, ये प्रबंधन है, जो प्रबंधन आपने कर दिखाया है? क्या कहते हैं केदार जी? देखिए हिमांशु जी, जिस तरीके से जनादेश मिला है जी, ये पूरी जनादेश इस बात को दर्शाता है कि जिसने भी घमंड किया जी, जिसमें भी अहंकार आया, उसके बाद उसकी निश्चित तौर पे यही कि जनता ने उसे अब उसका रास्ता दिखाया। पिछली बार कुछ हमारी स्थिति कई जगह पर ऐसी हुई और हम लोग भी हार का सामना करना पड़ा। और आज कांग्रेस के यदि पीसीसी के अध्यक्ष जी
ये कहते हैं कि मैं केवल फॉर्म भरने जाऊंगा, बाकी जनता मुझे प्रमाण पत्र देगी। आज जनता ने प्रमाण पत्र दे दिया और जनता ने उनको कहते हैं स्थिति दिखा दी। इनके जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस नहीं आएगी तो मुझ मुंडवा दूंगा। इस तरीके से अहंकार भरे जो बात थी, इसके कारण से लोग उब चुके थे। यहाँ के जो कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से गुंडे तत्वों को, जिस तरीके से लूटपाट, जहां पर बलात्कार, ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, इनको कहीं ना कहीं से कांग्रेस की सरकार का संरक्षण था और उससे जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो गई थी। दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी थी, उस गारंटी पर यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों ने विश्वास जताया, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और उसके कारण से ये जो परिणाम आया। और अब कांग्रेस पार्टी कभी ईवीएम को दोष देती है, कभी अपने कार्यकर्ताओं को दोष देती है, कभी मैनेजमेंट को दोष देती है। ये तो चुनाव लड़ने के पहले सोचना था और अब जो भी निष्कर्ष निकले, उस निष्कर्ष के आधार पर ये आए। लेकिन मुझे ज्ञात है कि 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, फिर से यही बयान हमारे क्या कहते हैं कांग्रेस के मित्रों से हमको सुनने को मिलेगा। अच्छा, एक बार बताइए केदार जी, एक उलझन है मेरे पास। उलझन ये है कि 2018 में कांग्रेस को जो वोट मिला था उसमें बमुश्किल 0.87% की कमी आई है। इसीलिए शैलजा जी ये बोल रहे थे हमारा वोट यथावत रह गया। भारतीय जनता पार्टी का वोट काफी बढ़ गया। तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि अगर कांग्रेस का शासन इतना खराब था, कांग्रेस के शासन के प्रति लोगों की इतनी नाराजगी थी, कांग्रेस के प्रति लोगों का इतना आक्रोश था, तो फिर उनको देने वाला मतदाता इस बार भी उन्हीं को मत देने के लिए क्यों तत्पर हुआ? भाजपा के प्रति कुछ लोगों का आकर्षण बढ़ गया, पर कांग्रेस के प्रति मतदाता का मोह भंग नहीं हुआ, ऐसा वोट प्रतिशत बताता है। इस फर्क पर आपकी कोई दृष्टि गई क्या केदार जी? देखिए हिमांशु जी, मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि पिछली बार हमको लगभग 33% हमको मत प्राप्त हुए थे जी। और इस बार हमें 46.5% मत प्राप्त हुए हैं जी। लगभग पिछली बार यदि हम बात करें तो 47 लाख से ऊपर हमको कहते हैं मत प्राप्त हुए थे और इस बार 72 लाख से अधिक मत प्राप्त हुए हैं जी। तो ये इस बात को साबित करता है कि जनता इनसे नाराज रही और जो इनका जो वोट है वो भी सरका है जी। यहाँ पर पिछली बार जो हुआ था अब उस पर बच जाए। पिछली बार 15 साल की सरकार होने के बाद जो स्थिति निर्मित हुई थी, 15 साल लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस की तो 5 साल में इनकी जमीन खिसक गई। कांग्रेस के 5 साल में इनके 9 मंत्री हार गए, पीसीसी के अध्यक्ष हार गए, इनका जो मत प्रतिशत है वो घट गया। 9 मतदाता आया, उन्होंने देखा कि ये कांग्रेस पार्टी जो कहते हैं झूठ बोल करके सरकार बनाई, वादा खिलाफी की, उसके कारण से लोगों ने इनके साथ में अविश्वास व्यक्त किया और इनको आज बाहर का रास्ता देखना पड़ा। तो ये स्थिति से हमको भी वो मिला कि हमको आने वाले समय में विनम्रता के साथ में जनता का ये जो जनादेश है, वो जनादेश को हमको स्वीकार करके आने वाले समय में जो लोकहित के कार्य है, जो केंद्र की और राज्य की जो योजना है, उन योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन निचले स्तर तक हो, ये हमारी कोशिश है। अच्छा केदार जी, एक सवाल और लेता हूं, फिर शैलेश जी के पास आऊंगा। आप बार बार अहंकार पे बहुत जोर दे रहे हैं। टीएस सिंहदेव में आया हुआ था, दीपक बैज में आया हुआ था, मोहम्मद अकबर में आया हुआ था, या भूपेश बघेल में आया हुआ था। किस में अहंकार था? क्योंकि चुनाव कौन हारा? टीएस सिंहदेव हारे, चुनाव दीपक बैज हारे, जयसिंह अग्रवाल हारे, मोहम्मद अकबर हारे, पर चुनाव कौन जीता? भूपेश बघेल जीते। विजय बघेल के मुकाबले 20,000 वोटों से जीते। तो ये अहंकार में कौन था? देखिए, अहंकार में पूरी कांग्रेस पार्टी रही और जो मुख्यमंत्री थे, ठीक है, चुनाव जीते, लेकिन प्रथम जो राउंड है उन राउंडों में लगातार वो पीछे चल रहे थे जी। और जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, मैंने कहा ना कि पीसीसी के अध्यक्ष ने कई जगह पे सार्वजनिक स्थलों पे कहा कि मेरे नाम से कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा तो वो चुनाव जीत करके आ जाएगा। और हमको कहते हैं जनता से वो करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल फॉर्म भरने जाऊंगा और
हमको वोट प्राप्त होगा, ऐसा उन्होंने अपने इस घमंड भरे अंदाज में कहा था। मैंने अमरजीत भगत जी का भी कहा कि उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी की यदि कहते सरकार नहीं बनी तो हम मूछ मुड़ा देंगे। तो ये उनकी मूछ के ऊपर केदार कश्यप इतने पीछे क्यों पड़े हुए हैं भाई? भाई मूछ मुड़ा देंगे ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोला था, सब लोगों ने सुना। इतनी गंभीरता से केवल केदार कश्यप क्यों सुने रहे हैं? सरगुजा सीतापुर के अमरजीत भगत और नारायणपुर के केदार कश्यप इतनी संजीदगी से तो सरगुजा का कोई भी भाजपा का नेता नहीं ले रहा अमरजीत भगत की बात को, जितनी गंभीरता से केदार जी आपने ले रखा है। तिरुपति तक ले जाने के लिए तैयार हो आप अमरजीत भगत जी से, क्या चक्कर है? इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम, इतना आकर्षण अमरजीत की मूछों से क्यों है आपको? बिल्कुल, अमरजीत भगत के जो मूछ है जी, ये साबित करना चाह रहे थे कि ये स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जैसी मूछ रहेगी जी, और उस पर ताव दे करके उन्होंने कहा था। लेकिन सीतापुर की जनता ने उनका मूछ नोच लिया, इसलिए मुंह छिपा करके भाग गए। और आदिवासी के लिए उसका मूछ सबसे बड़ा सम्मान का विषय होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अमरजीत भगत का जो मूछ का बाल है वो मूछ का बाल नहीं बल्कि पूंछ का बाल बनकर के रह गया है, जो अब उसके लिए कांटा बन चुका है। और उस स्थिति के कारण से वो अब मुंह छिपाते भाग रहे हैं और तो कांटा बन गया है तो उस कांटे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं केदार कश्यप जी। अपने साथी में दर्द नहीं होना चाहिए, कांटा निकाल देंगे तो दर्द कुछ कम हो जाएगा, इसलिए केदार जी ऐसी कोशिश कर रहे हैं। पर बहरहाल अपन विषय में वापस लौटते हैं और शैलेश जी आपके पास में फिर एक बार बात करते हैं। आप तो मान रहे थे, आपकी बयार बह रही है, जीत तो आपकी तय ही है। कितनी जीते इसके संदर्भ में परेशानी, इतनी भी नहीं जीतनी चाहिए। अब विवेचन में ये आ रहा है कि आपका जो शासन था उस शासन से लोग त्रस्त हुए, उस शासन में एक का वातावरण था, इसलिए लोग भाजपा की ओर उन्मुख हुए। मोदी जी का नेतृत्व था, उन मोदी जी का नेतृत्व था जिनको आपके नेता लगातार ललकार रहे थे, इसलिए प्रदेश की जनता ने भाजपा के साथ खड़े होने का मन बनाया और 33% वोट जिस भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में 2018 में मिला था वो तकरीबन 47% वोट पाने में सफल हुई। इतना बड़ा वोटों का बदलाव, क्या आप मानते हैं शैलेश जी नए सिरे से पार्टी को विचार करने की जरूरत है, अपने नेता और कार्यकर्ताओं को समझाने की जरूरत है? अब आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, पर बृहस्पति सिंह बंद कमरे में नहीं बोल रहे हैं भाई, चौराहे पर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, लाउड स्पीकर पर बोल रहे हैं, माइक पर बोल रहे हैं, हर ओर से बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? देखिए, ये हमारा घमंड नहीं था जी। हम अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि मैं लड़ूंगा और जीत जाऊंगा तो वो उनका घमंड नहीं, उनका जनता पर विश्वास था। ये विश्वास क्यों खंडित हुआ जी, ये चर्चा का विषय है, ये विवेचना का विषय है। कांग्रेस एक गंभीर पार्टी है जी, और पूरी गंभीरता के साथ हमको ये भी इस बात का एहसास है कि छत्तीसगढ़ के किसानों की जो कर्ज माफी होने वाली थी अब नहीं होगी। हर उपभोक्ता को अरे रुकिए शैलेश जी माफी के साथ रोकता हूं। कांग्रेस एक बड़ी गंभीर पार्टी है, कांग्रेस बहुत गंभीरता से काम करती है। जरा इस गंभीरता का परिचय दीजिए, अपने प्रदेश अध्यक्ष के संदर्भ में दीजिए। दीपक बैज 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाती है, विधानसभा चुनाव में चित्रकूट से वो चुनाव जीतते हैं। 4 महीने बाद पार्टी का मन बनता है कि भाई इस व्यक्ति को तो हमें सांसद बनाना चाहिए, सांसद के लिए एक बढ़िया चेहरा है। पार्टी उन्हें सांसद का चुनाव लड़वा देती है और अभी 2023 आता है तो फिर विधानसभा का चुनाव उन्हें लड़वा देती है। ये कैसी गंभीरता है जिसमें आप अपने नेता की भूमिका तय नहीं कर पा रहे? वो राज्य में थे, राज्य से आपने उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व में भेजा, फिर आपने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उसके बाद में अचानक आप फिर से उन्हें उसी सीट पर विधानसभा। क्या आपको नहीं लगता है कार्यकर्ताओं में इसके चलते आक्रोश आता है, जनता में खींच आती है कि एक ही व्यक्ति हर चुनाव में हमारे सामने आएगा, हमें इसी के लिए झंडा और डंडा उठाना पड़ेगा? क्या आपको नहीं लगता शैलेश जी कि इस प्रकार का अति आत्मविश्वास जिसके संदर्भ में अहंकार के रूप में बताने की कोशिश केदार जी कर रहे हैं, भारी पड़ेगी आपको? नहीं जी, मैं अति आत्मविश्वास तो 2018 में था जब 15 सीटें मिल गई थी। उस समय किसका घमंड था और कौन घमंडी था, ये भी बात चर्चा में आनी चाहिए। जहां तक दीपक बैज जी का सवाल है,
हमने उन्हें विधानसभा लड़ाया, वो जीते, लोकसभा लड़ाया, वो जीते, उनकी जगह उपचुनाव हुआ, फिर पार्टी जीती। वर्तमान परिस्थितियों में काफी सोच विचार के पार्टी ने सारे वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया और ये निश्चित रूप से उनकी हार, कल ही मैं उनसे मिला था जी, उनकी हार दुख का भी विषय है, चिंता का भी विषय है। जिस विधानसभा क्षेत्र के चारों ब्लॉकों में, चारों खंडों में कांग्रेस कहां से हारी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेस हार गई ये भी सच्चाई है। तो मैं आपसे शुरू में जिस संदेह की बात कर रहा था, ईवीएम पे जिस संदेह की बात कर रहा था, अब समय आ गया है कि देश ईवीएम से छुटकारा पाए। अमेरिका और जापान जैसे देश मतपत्रों से वोटिंग कराते हैं, हमको भी अब मतपत्रों में जाना चाहिए ताकि जो जनादेश हो उसको लेकर उत्पन्न हो रही जो शंकाएं हैं वो दूर की जा सके। अच्छा एक बात बताओ, दो सवाल हैं इसके अंतर्गत। ईवीएम को इस देश में लेकर कौन आया, जो इस पर आपने अभी भी फिर से सवाल उठाए? एक तो ये, और दूसरा ये बताइए कि चुन चुनकर निशाने पर लिया गया वहां पे जनादेश ऐसा आया, तो क्या आशय आपका? भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया हुआ था टीएस सिंहदेव और उनके इलाके को, इसलिए निपटा दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सेटिंग हो रखी थी भूपेश जी से, इसलिए उनको 20,000 वोटों से जितवा दिया। भाई भूपेश बघेल 20,000 वोटों से जीते हैं, टीएस सिंहदेव और उनका इलाका पूरी तरह हारे हैं। आरोप तो ये लगते थे सिंहदेव साहब भाजपा के साथ में जाएंगे, और यहां पर आप बता कुछ ऐसे रहे हैं जिसमें लग रहा है कि भाजपा ने मोर्चा अगर लिया तो सिंहदेव जी के खिलाफ लिया, और अगर साथ किसी का दिया तो वो भूपेश बघेल जी का दिया। खड़े कहां शैलेंद्र, थोड़ा तय तो करो भाई। मेरे आरोप कांग्रेस के किसी नेता पे नहीं है, मेरे आरोप स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी पर है, मेरे आरोप स्पष्ट रूप से चुनाव प्रणाली पे है, मेरे आरोप ईवीएम मशीनों को लेकर उत्पन्न हो रही शंकाओं को लेकर हैं, मेरे आरोप जिस तरीके से चुनाव प्रबंधन के नाम पर बहुत सारी जो खबरें आ रही हैं, चुनाव प्रबंधन के नाम पर जो कुछ हुआ उसको लेकर मेरे आरोप है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधे आरोप लगा के दिल्ली में आज शैलजा जी क्यों नहीं बोली? नितिन जी, अपनी बातें आप संप्रेषित क्यों नहीं कर पाते अपनी पार्टी नेतृत्व को? इतनी देर बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्यों नहीं बाहर निकल कर आए? बोले जनता ने जिता दिया, मशीन ने हरा दिया। मुख्यमंत्री जी बोलते हमें जनादेश स्वीकार है, शैलजा जी बोल रही है हम निराश हैं पर हताश नहीं है। थोड़ा विरोधाभास है। आपके साथ मतैक्य नहीं है आपकी पार्टी का, अपनी पार्टी को राजी क्यों नहीं कर पा रहे आप? देखिए, हताश यानी हत यानी मृत, हमारी आशा मरी नहीं है जी, हम निराश हुए हैं, लेकिन आशा जीवित है और उस आशा के आधार पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता संघर्ष करेगा। लोकसभा चुनाव में हम पार्टी को जिताने के लिए हर नेता संघर्ष करेगा। शैलेश नितिन द्विवेदी जी यहां पर कह रहे हैं, पर इन्हीं की पार्टी के एक और बड़े नेता, नाम है बृहस्पति सिंह, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। कि सबसे पहला तो आपको बता दूं कि हमारे राज्य की प्रभारी शैलेजा मैडम, वो फिल्मी दुनिया में जैसे हीरो प्रोजेक्ट करते हैं ना, वैसे टीएस सिंह को छत्तीसगढ़ का हीरो प्रोजेक्ट करने में रह गई और अपने डायरेक्टर बनने की शूटिंग फोटो शूट कराने में रह गई, और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की भाव को समझने का, जनता की भाव को समझने की कोशिश नहीं की। सबसे बड़ी चूक हुई, और जिसके कारण उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया और उस डिप्टी सीएम ऊपर से बोल के बनवाया, और सीसी में मेंबर बना के 22 विधायकों को टिकट कटवाने में कामयाबी हासिल की। इसी का खमियाजा भुगतना चाहिए। 1 मिनट भी राहुल जी हाईकमान को, कांग्रेस हाईकमान को, यहाँ के प्रभारी को और ऐसे जिम्मेवार नेताओं को जो गड़बड़ी किया है कांग्रेस के साथ, उसको तत्काल हटा देना चाहिए, नहीं तो आने वाला। जी शैलेश, ये है निष्कर्ष। क्यों हारे? इसलिए हारे कि फिल्मी दुनिया के स्टाइल में प्रभारी काम कर रहे थे। क्यों हारे? 22 लोगों के षड्यंत्र पूर्वक टिकट कटवा दिए, इसलिए हारे। अब आप ऐसा विवेचन सामने सुन रहे हैं और फिर बता रहे हैं एकजुट होकर एक एक कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में लड़ेगा। ऐसा लड़ेगा? पार्टी का हर नेता जी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, जिस तरीके से मैं भी अपनी सोच को, अपनी बात को, अपने विचारों को आपके समक्ष रख रहा हूं जी। लेकिन जब समीक्षा पूरी हो जाएगी उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसे ही सत्य मानना चाहिए। दिल्ली की बैठक भी अंतिम बैठक नहीं है, अभी और चर्चाएं होंगी और बहुत जल्दी कांग्रेस एक बेहतर रणनीति के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सामने भी आएगी। और हम पिछली बार हम विधानसभा जीते थे, लोकसभा में हम 9 सीटें हार गए थे। इस बार हम
विधानसभा हारे हैं, लोकसभा की सभी 11 सीटें जीतेंगे। इससे कम तो आप जीतते नहीं है। अब हमारे साथ बैठे थे ना, पहले चरण में 20 की 20 जीत रहे थे, वो बाइट रखी हुई है। मैंने बड़ा मन बनाया था कि जब शैलेश जी बाद में आएंगे तो हम उन्हें सुनवाएंगे, पर अभी आपने फिर दावा ऐसा ही किया है 11 के 11 सीटें हम जीतेंगे लोकसभा की। कोई संशोधन करना चाहेंगे? ऐसा ना हो लोकसभा चुनाव के बाद में मैं दोनों बाइट साथ में चलवाऊं। शैलेश जी 20 की 20 जीतते हैं, 11 की 11 जीतते हैं, परिणाम कैसे आते हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोकसभा में बहुत बेहतर करेंगे, जैसा हमारी प्रभारी ने भी कहा है, जैसा हमारे नेता भी स्पष्ट। अच्छा केदार जी आप बताओ भाई, जैसा हमारी प्रभारी जी ने कहा है शैलेश जी इस पर जा रहे हैं, और प्रभारी जी के संदर्भ में बृहस्पति सिंह जी ने भी कुछ कहा है, इस पर भी आप विचार कर रहे होंगे। तो दोनों के बयान सुनकर लोकसभा को लेकर आपको क्या उम्मीद दिख रही है? कितना घबरा रहे हैं आप? अरे यार जैसे तैसे विधानसभा तो जीत ली, अब लोकसभा में क्या होगा? 11 की 11 जीत रहे शैलेश जी, आपको पसीना तो नहीं आ रहा ठंड में? मैं शैलेश जी की बातों को सुन रहा था और जिस तरीके से वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता को हराने की क्षमता रखता है। हमारे एक छोटे से छोटे सिपाही ने कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं को हार का रास्ता दिखाया है। इस बार भी जब लोकसभा चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के 11 के 11 प्रत्याशी जीतेंगे। कांग्रेस के पास में सांसद के नाम पर जो बाहर के सांसद हैं, जो राज्यसभा से चुने हुए हैं, वही रह जाएंगे। उनके भरोसे ये केंद्र की राजनीति करेंगे। तो केदार जी इस समीक्षा के साथ में है कि लोकसभा में भी कांग्रेस के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि परिणाम आ चुका। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीत चुकी, कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार चुकी, लोकसभा चुनाव आगे है, पर कांग्रेस किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के अधिकांश नेता इस हार के लिए अपनी नीतियों को नहीं बल्कि मशीन को और भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। पर कांग्रेस में कुछ और नेता हैं जो टिकट कटने से आहत हैं, दुखी हैं, निराश हैं। वो अपनी इस हार के पीछे पार्टी के कुटीय राजनीति को देखते हैं। इन सब के परे भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को नरेंद्र मोदी की नीति और गारंटी का निष्कर्ष के तौर पर देखती है। तय है कि अगर कांग्रेस को बदले हुए वातावरण में अपने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में विश्वास पैदा करना है तो हार के वास्तविक कारणों को खोजना होगा। अगर वह हार के वास्तविक कारणों को खोजने के स्थान पर मशीन के आधार पर ही नतीजों को आकलन कर रही है तो भाई शैलेश नितिन त्रिवेदी, लोकसभा चुनाव भी होने तो मशीन के बूते ही जा रहे हैं, तो फिर 11 के संदर्भ में दावा क्यों कर रहे हैं? तो मान ही लीजिए कि 11 में आपके लिए एक भी सीट की गुंजाइश नहीं है क्योंकि मशीन पर आपका भरोसा नहीं है। तो कुल मिलाकर शैलेश जी नए सिरे से अपने दावों के संदर्भ में विचार करें। इस सलाह के साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप दोनों नेताओं का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल नए कार्यक्रम के नए विषय के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादर प्रणाम।